Hello students. Now the next PPT of chapter number 3, that is sequential circuit. So this is the outline which will be covered in whole your PPT. I will explain about what is sequential circuit. When we get the knowledge of sequential circuit, we study about the flip-flops. There are 4 types of flip-flop we have to study. We will see the conversion of this flip-flop. Then we see what are shift registers and what are counters. So let's start. Introduction. What is sequential circuit? Sequential circuit is nothing. It is based on combinational circuit. Now our question comes, what is combinational circuit? Combinational circuits are all which you have studied just now. Multiplexer, demultiplexer, decoder, encoder, logic gates, they all are combinational circuit. What is combinational circuit? In that circuit we give input and we got output. The process is that means we give input and we take output. That's all. Means there is no storage of our result. We are not able to store our result. But we give input and at the time we take output, and other time if we want to use that output here again, we cannot do that because combination circuit has no concept of storage, no concept of memory. This drawback removed in sequential circuit. The memory portion, that is the storage element, introduced with combinational circuit, and this total structure give new name known as sequential circuit. Now अभी तक आपने कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा. कॉम्बिनेशनल सर्किट जैसे कि मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, लॉजिक गेट्स, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं. इसमें अभी तक आप प्रैक्टिकल्स में भी देखते हैं, आप इनपुट देते हैं, आपको आउटपुट मिलता है. अब आप जब दोबारा बैठे हैं और आप सोचे कि इससे पहले क्या आउटपुट आया मैं चेक करूं, हम नहीं कर सकते बिकॉज वो जो आउटपुट आया वो कहीं स्टोर ही नहीं है. मतलब आपने देखा, आप दूसरे स्टेप पे जाएंगे तो वो आउटपुट वैनिश, उसका कोई यूज नहीं. आप उसको यदि यूज करना भी चाहें या चेक भी करना चाहें कि हमारा चीज क्या आया है, हम कर नहीं सकते बिकॉज कॉम्बिनेशन सर्किट में स्टोरेज जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है. जैसे कि मेमोरी, स्टोरेज हम मेमोरी में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में मेमोरी होती है, वो ऑप्शन ही कॉम्बिनेशनल सर्किट में नहीं है. तो ये जो ड्रॉबैक है कि भाई चीज हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते अपने आउटपुट को. एक बार आने के बाद वो आउटपुट यदि कभी दोबारा चाहिए तो हमें पूरा प्रोसेस फिर से करना है. तो इस चीज को सिक्वेंशियल सर्किट नाम देके ओवरकम किया गया. कॉम्बिनेशनल सर्किट में थोड़े चेंजेस किए, एक स्टोरेज एलिमेंट्स को ऐड कर दिया उसके साथ, और उस सर्किट को नाम दे दिया सिक्वेंशियल सर्किट. तो सिक्वेंशियल सर्किट है तो ऐसा कौन सा सर्किट है, जैसे कि कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर है तो सिर्फ उसमें मेमोरी जोड़ देने से हम उसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो काम ही वही कर रहे हैं, तो उनके पास मेमोरी का ऑप्शन नहीं है. तो इसके लिए नए डिवाइस वर्क करने यूज हुए, तो उन डिवाइस का नाम दिया गया फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर्स, काउंटर्स, जो अभी आप सब यहाँ पर पढ़ेंगे. तो ये आपका ऊपर वाला ब्लॉक डायग्राम कॉम्बिनेशनल सर्किट का है. नीचे देख सकते हो आप, यहाँ पर भी इनपुट ही देंगे. इनिशियल जब फर्स्ट आप स्टार्ट करते हैं, आपने इनपुट दिया, आपको जो भी आउटपुट आया वो आपने देखा भी और वो जाके स्टोर भी हो गया. अब जब नेक्स्ट फिर इनपुट देंगे तो जो स्टोर आउटपुट है पहले का, वो उस इनपुट के साथ मर्ज करके एक नया आउटपुट देगा. आपको यदि उस स्टोर्ड इनपुट को यूज करेंगे तो नया आउटपुट मिलेगा. आप सपोज उसको यूज नहीं, सपोज स्टोर्ड इनपुट इज 0 है तो उसका कोई उस 0 को किसी से जोड़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन स्टोर्ड इनपुट यदि 1 है तो डेफिनेटली वो वापस इनपुट पे जुड़ के नया एक आउटपुट सेटअप कर सकता है. सो दिस इज यही कंसेप्ट वी विल स्टडी इन थ्रू आउट द पीपीटी. सो लेट वी टेक द डिवाइस वन बाय वन. पहला है आपका फ्लिप फ्लॉप. अब फ्लिप फ्लॉप नाम ही इस तरीके से पड़ा है, आपको ये मेमोरी लेना है, देखो लेना है तो लो, नहीं लेना है तो वापस रीयूज, मतलब उसको फिर वैनिश कर दो. तो फ्लिप एंड फ्लॉप, दैट्स व्हाई द नेम कम फ्लिप एंड फ्लॉप. अब जब आप ले रहे हो, दे रहे हो, तो ये टाइम फ्रेम में बंद हो जाता है. मतलब क्लॉक साइकिल वैसी चीज अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है.
कॉम्बिनेशनल सर्किट में इनेबल चीज होती थी, क्योंकि इनेबल एक्टिवेट है तो सर्किट एक्टिवेट है, इनेबल डीएक्टिवेट है तो सर्किट डीएक्टिवेट है। सिक्वेंशियल सर्किट में इनेबल तो नहीं है, उसे क्लॉक पल्स का नाम दिया है, क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट में जब मेमोरी, जहां पर भी मेमोरी यूज हो जाती है, तो कितने समय तक आपको मेमोरी में डाटा रखना है, कितने समय से डाटा को नहीं रिमूव करके ले जाना, ये टाइम पे पूरा डिपेंड है। तो क्लॉक पल्स एक्टिवेशन हो जाता है। तो फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो क्लॉक पल्स से एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट को यहाँ पे नया नाम दिया गया टिगरिंग, जो क्लॉक फ्लिप फ्लॉप को काम करवाता है, टिगरिंग। फ्लिप फ्लॉप का बेसिकली आउटपुट दो फॉर्म में आता है, एक तो वो सिंपल आउटपुट और एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट। तो जितने भी आप फ्लिप फ्लॉप पढ़ोगे उस फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट एक नहीं रहेगा, दो, एक तो वो जैसा है वो, और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब यदि 0 आ रहा है तो उसका 1 भी शो होगा, 1 आ रहा है तो उसका 0 भी शो होगा। और ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये एक टाइम पर एक ही बिट को ले और स्टोरिंग ऑफ 1 बिट एट अ टाइम, ये 1 बिट ही स्टोर, ऐसा नहीं कि मल्टी बिट स्टोर हो रहा है, 1 बिट एट अ टाइम ये स्टोर कर सकता है। सो वन बाय वन वी स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपको 4 फ्लिप फ्लॉप पढ़ने हैं, एसआर, डी, जेके एंड टी। अभी सिंपल जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप था वो एसआर फ्लिप फ्लॉप था, फिर एसआर फ्लिप फ्लॉप में कुछ कंस्टेंट्स, कुछ ड्रॉबैक आए, तो जेके फ्लिप फ्लॉप एग्जिस्ट किया। डी और टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो कन्वर्शन फ्लिप फ्लॉप है। वो जब हमारे वर्क फ्लिप फ्लॉप में बढ़ते चले गए तो बहुत जगह ऐसा, डी फ्लिप फ्लॉप को तो इनपुट फ्लिप फ्लॉप ही बोलते हैं, मतलब जो दिया वही आपको मिलेगा। तो डी फ्लिप फ्लॉप ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप हो जाता है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और टी फ्लिप फ्लॉप को टॉगल बोलते हैं, 0 दिया तो तुमको 1 मिलेगा, 1 दिया तो 0 मिलेगा। लेट्स सी द फ्लिप फ्लॉप वन बाय वन। पहला फ्लिप फ्लॉप है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब फ्लिप फ्लॉप जब आप जान रहे हैं ना कि एक पल पर दो काम करता है, इसी कारण अभी तक आप जब लॉजिक गेट्स पढ़ रहे थे तो एक ही ट्रुथ टेबल पढ़ते थे, पर जब फ्लिप फ्लॉप आ रहा है तो आपको दो ट्रुथ टेबल को याद रखना है, एक तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा उसका एक्साइटेशन, मतलब प्लस पॉइंट और माइनस, दोनों पर्दे को आपको फ्लिप फ्लॉप का दो ट्रुथ टेबल पढ़ना पड़ता है कि कैसा वो है और कैसा वो काम कर सकता है। क्योंकि यदि ये चीज जाके मेमोरी पे सेव हो रही है तो नेक्स्ट के लिए कैसा काम करेगा, तो एक्साइटेशन, नेक्स्ट पार्ट कैसा होगा, और अभी प्रेजेंट में कैसा काम कर रहा है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो फ्लिप फ्लॉप होता है, एसआर जो फ्लिप फ्लॉप होता है, फिलहाल एसआर फ्लिप फ्लॉप में आप एस और आर दो इनपुट देते हैं और आपको दो आउटपुट, जैसे मैंने बोला फ्लिप फ्लॉप में एक आउटपुट शो नहीं होता है, आपको दो आउटपुट, एक जैसा है वो और एक उसका इन्वर्टेड है। तो एस के लिए हम क्यू लेते हैं और आर के लिए क्यू बार को शो करते हैं। तो अब एस और आर फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करते हैं, जब एस और आर की वैल्यू 0 0 है, मतलब आपने कोई डाटा नहीं दिया, तो ऑलरेडी जो मेमोरी में स्टोर्ड है वही आपका आउटपुट होगा। तो इनिशियली सप्लाई ऑन करके जो आपकी मेमोरी में पहले से स्टोर्ड है और आपने एस और आर स्विच को हाथ ही नहीं लगाया, मतलब अभी आपने उसको कुछ दिया ही नहीं, 0 0 मतलब नथिंग इज गिवन, तो जो मेमोरी में स्टोर्ड है वो आपको एज इट इज मिल जाएगा, नो चेंज। अब आप वैल्यू चेंज करते हैं, क्योंकि दो है तो आपके पास 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो कैसे हो सकता है, 0 0 है मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है, तो जो पहले से स्टोर्ड है मेमोरी में वो आपका आउटपुट हो जाएगा। 0 1 मतलब आपने S को बनाया 0 और R को बनाया 1, मतलब अब आपने कुछ इनपुट तो दिया। तो अब इस केस में ऐसा फ्लिप फ्लॉप कैसा हुआ करता है कि यदि आप S मतलब सेटिंग और R मतलब रीसेट कंसील, तो एक स्विच में यदि आप ऑन कर रहे हैं मतलब आप उसको सेट कर रहे हैं, और स्विच ऑफ है मतलब ये रीसेट है, रीसेट को बोलते हैं ऑफ कंडीशन। तो अब एक सिंपल रूम में हम बैठे हैं और हमने स्विच से प्रेस किया, लाइट जल गई, तो इट इज बेनिफिट फॉर अस। अब उसी स्विच को ऑफ किया तो लाइट बंद हो गई, तो इट्स नॉट बेनिफिट फॉर अस। तो हम क्या करते हैं, हम एस दैट इज सेट को हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपैरिजन टू रीसेट को। तो अब जो ये केस है जब एस 0 और आर 1 है तो एस जैसा रहेगा हमारा आउटपुट भी वैसा ही बिहेव करेगा, एस 0 है तो आउटपुट भी 0 ही आएगा।
तब मेमोरी से कुछ नहीं, क्योंकि मेमोरी काम कब करती है, जब हम कुछ दे ही नहीं रहे, पर हम आर को तो 1 कर रहे हैं, मतलब कुछ तो इनपुट गया, लेकिन अब किस कंडीशन को लेना है, कुछ तो गया, तो आर को नहीं ले सकते बिकॉज आर इज अ रीसेट कंडीशन। तो सेट 0 है तो मेरा आउटपुट भी 0 होगा। नेक्स्ट हो जाता है 0 1 के बाद आता है 1 0, मतलब सेट अब हो गया 1 तो मेरा आउटपुट भी 1 हो गया। लास्ट आता है 1 1, अब सेट भी 1 है और रीसेट भी 1 है, तो अब किसको लें, क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप 1 1, जब दोनों वैल्यू 1 1 हो, उस कंडीशन पर आपको कुछ आउटपुट ही नहीं देता, उसको कहते हैं इनवैलिड आउटपुट। तो एस और आर जो है 1 1 हो जाने पर आपका कंडीशन हो जाता है इनवैलिड, आप कोई कंसेप्ट को देख ही नहीं सकते। तो इस तरीके से एक एसआर फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है। अब आता है इसका एक्साइटेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स से ही एक्साइटेशन बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि मेमोरी में ये चीज स्टोर्ड है और ऐसा आ सकता है। तो एक्साइटेशन क्या करता है, वो मेमोरी में क्या स्टोर्ड है और कैसा आ सकता है, उसी को लेके एस और आर का बिहेवियर डिसाइड करता है। तो आप देख सकते हैं Qn और Qn+1, Qn मतलब जो मेमोरी में स्टोर है और Qn+ मतलब जो नेक्स्ट आउटपुट आने वाला है। अब क्योंकि 2 इनपुट है तो हम 4 कॉम्बिनेशन लगा दिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब जब 0 0 है मतलब आउटपुट, अभी मैं फोकस किसको करूंगी, आपके जो आउटपुट आने वाला, जो मेमोरी में स्टोर नहीं है, जो आने वाला है। तो मेरा आउटपुट 0 आने वाला, तो मेरा आउटपुट 0 कब आएगा, जब मेरा S 0 होगा, और R में ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, सिर्फ S 0 होगा। तो S को 0 कर देने से मेरा आउटपुट जाएगा, R कुछ भी रखो उससे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट आता है आउट 0 1, मतलब आउटपुट मेरा 1 आना चाहिए। 1 कब आएगा, जब मेरा S का वैल्यू 1 है। इस चीज को लेने के लिए मैंने क्लास में आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल का नोटेशन पेयरिंग बताया, क्योंकि ये एक्चुअली के मैप से शॉर्टकट कर रहे हैं, तो यहाँ मेरा पेयरिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्लास में इस एक्साइटेशन, या तो आप इस एक्साइटेशन टेबल को याद कर लीजिए, याद नहीं करना है तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल निकालने का तरीका बताया है, वो क्लास में मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है। तो आप उस पर्टिकुलर नोट्स में कैरेक्टरिस्टिक टेबल में जहां Qn और Qn+ की वैल्यू 0 0 है, उसको कंपेयर करिए और उसके करस्पॉन्डिंग S और R। यदि S की वैल्यू पेयरिंग कर रहे हैं तो 0 0 दो जगह आ रहा है, तो दो जगह पर 0 0 आ रहा है, तो पहली जगह पर S की वैल्यू क्या है और दूसरी जगह पर S की वैल्यू क्या है। दोनों ही जगह पर S की वैल्यू सेम है तो जो आ रही है उसको एज इट इज लिख देंगे। और यदि वैल्यू डिफर कर रही, मतलब वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, सपोज यदि यहाँ मैंने S की वैल्यू 0 लिखा है, इसका ये मतलब है कि जो ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक ट्रुथ टेबल बनाया है, उसमें 0 0 जब हम पेयर करके टैली कर रहे थे तो दोनों कंडीशन में S की वैल्यू 0 थी, तो मेरी S की वैल्यू मैंने 0 की, और R की वैल्यू एक बार 0 होगी और दूसरी बार 1 होगी, तो मैंने R को नहीं लिया, दैट इज क्रॉस। जब 0 1 टैली करने के तो डेफिनेटली वी गॉट 2 वैल्यूज। तो हम जब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 1 और 0, मतलब 0 1 जब मैंने टेबल में टैली करने दिया तो ये किसी के साथ मेरा पेयरिंग ही नहीं हो रहा था, सिंगल पेयर है। तो सिंगल पेयर है मतलब उस समय S और R जैसा होगा हमने उठा के यहाँ पे ला दिया। सिमिलरली 1 0 भी देख सकते हैं आपका क्रॉस ऑप्शन नहीं है, मतलब ये भी पेयर नहीं हो रहा होगा, ये भी वहां पर जैसा होगा उसके साथ में जैसा S और R की आपको 2 वैल्यू नहीं मिल रही होगी, मतलब आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हो। तो क्रॉस आना मतलब डेफिनेटली वहां कंपैरिजन हुआ है और वैल्यू नेगलेक्ट हुई है। वैल्यू यदि सेम रहेगी तो हम वो वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, और क्रॉस आ रहा मतलब वैल्यू या तो पहले पर 0 होगी बाद में 1 हो गई, या पहले पर 1 होगी बाद में 1 0 हो गई, तो हम उसको नेगलेक्ट करते हैं। लास्ट कंडीशन पर 1 1 पर डेफिनेटली S की वैल्यू चेंज हो, 1 1 आपको टेबल पर 2 बार मिला होगा और S की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो क्रॉस होगी, और दोनों कंडीशन पे R की वैल्यू 0 होगी तो हमने 0 पुट अप किया। तो एक्साइटेशन टेबल हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एज इट इज कैलकुलेट कर सकते हो। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने कंसेप्ट बता दिए। मैंने यहाँ पे 2 बिट के हिसाब से बनाया है, क्लास में मैंने इसी 3 बिट को लेके बनाया, तो आप 3 बिट का 2 बिट के कंसेप्ट में ले, यदि S और R 0 0 है तो जो मेमोरी है वही आपका आउटपुट है। S की वैल्यू 0 है और R की वैल्यू 1 है तो 0 है S तो आउटपुट भी 0 आएगा। S की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 0 है तो S 1 है तो आउटपुट भी 1 आएगा।
एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 है तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा, क्रॉस। तो इस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल को बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप मैंने क्या बोला, ये सबसे सिंपल और बहुत यूजफुल फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है, जो आप देंगे आपको वही मिलेगा। आप 0 देंगे तो 0 मिलेगा, 1 देंगे तो 1 मिलेगा। देख सकते हैं सी, यहाँ मैंने क्लॉक का कंसेप्ट दिखाया है। क्लॉक यदि नहीं दिया, 0 मतलब क्लॉक नहीं लगाया, तो ये फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं करे, क्रॉस 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 हो गई। लेकिन जैसे ही क्लॉक लगाया, डी की वैल्यू 0 दी, तो आप देख सकते हैं आउटपुट भी आपको 0 मिल रहा है। डी की वैल्यू 1 दी तो आपका आउटपुट भी 1 है। अब ये नेक्स्ट वाला जो कॉलम है वो क्यू बार है। मैंने बताया ना फ्लिप फ्लॉप में 2 आउटपुट आते हैं, क्यू और क्यू बार। क्यू बार क्या करता है, यदि 0 है तो 1 कर देता है, 1 है तो 0 कर देता है। अब एक्साइटेशन टेबल भी, कैरेक्टरिस्टिक टेबल से आप एक्साइटेशन टेबल ऑन द स्पॉट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, जेके फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप के ड्रॉबैक को दूर करता है। तो मैं यहाँ पे आपको इसी कारण देख सकते हैं, ऊपर का टेबल जो है ना, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है, इसलिए मैंने वहां पे कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाया है नहीं। ये टेबल एक, इसमें भी आप एसआर फ्लिप फ्लॉप को समझ सकते हैं। जब जे के 0 0 है तो आपका आउटपुट जो होता है वो 0, मतलब नो मेमोरी। जे और के दो कंडीशन में 0 है तो आपके आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका नो चेंज। और क्यू यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेट है, तो हमारे मेमोरी में जो भी स्टोर्ड है वही आपको आउटपुट में मिलेगा। आपका कोई ऑप्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो पहले से स्टोर्ड है वही आपको शो होगा। लेकिन जे, और जब जे 0 0 है तो आपका आउटपुट क्यू देख सकते हैं 0 रहेगा। जब जे 1 1 है तो क्यू क्या होगा, आपका 1 होगा। अब जब जे और के दोनों 1 1 है, एसआर इसी में काम नहीं कर पाता है, पर क्यू क्या करता है, जब दोनों 1 1 है तो क्यू का कनेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। और क्यू क्या करता है, टॉगल करता है। कैसे टॉगल करता है, एस के लिए आउटपुट क्यू है तो आर के लिए आउटपुट क्यू बार है, तो सिमिलरली जे के लिए आउटपुट क्यू है तो के लिए क्यू बार है। तो टॉगल इन द सेंस क्या करता है, जे का आउटपुट क्यू है, क्यू ले जाके के से जोड़ देता है, और के का आउटपुट क्यू बार है तो क्यू बार ले जाके जे से जोड़ दिया, मतलब क्रॉस कनेक्शन कर दिया। तो यदि मेरा इन क्रॉस कनेक्शन जैसे ही के ने किया और जब दोनों की वैल्यू 1 दी, तो फिर वो क्या करता है, इनपुट डिस्कनेक्ट करके मेमोरी से चीज लेता है। लेकिन अब मेमोरी से सेम तो ले नहीं सकता, क्योंकि आप दे तो रहे हो, तो वो क्या करता है, टॉगल करता है। यदि मेमोरी में 0 स्टोर होगा तो वो उसको 1 कर देगा, 1 स्टोर होगा तो उसको 0 कर देगा। तो अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल मिल गई, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल से आप एक्साइटेशन टेबल ऑन द स्पॉट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, आपका जो भी आप दे रहे हो उस जो भी मेमोरी में स्टोर होता है वो उसको ऑपोजिट कर देता है। एक तरीके से टी फ्लिप फ्लॉप जो होता है ना, वो एक्सॉर जैसा काम करता है। एक्सॉर मतलब, एक्सॉर क्या बोलता है, जब दोनों इनपुट 0 तो आउटपुट 0, और दोनों इनपुट 1 तो आउटपुट 1। इंडिविजुअल 1 0 1 रहा तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो टी फ्लिप फ्लॉप एक्सॉर जैसा ही काम करता है। सो इसके ही कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल ऑन द स्पॉट आप निकाल सकते हैं। अब आता है ट्रिगरिंग, मतलब जो क्लॉक वाली जो बात उठाई आपने कि भाई क्लॉक कैसे होता है, क्या कैसे आप ऑन कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप को, ऑफ कर सकते हैं। तो हम ट्रिगरिंग वर्ड जो हमने बोला, तो 2 तरीके से आप ऑन एंड ऑफ करते हैं। 2 टाइप की ट्रिगरिंग होती है, एक होती है लेवल ट्रिगरिंग, एक होती है एज ट्रिगरिंग। तो क्लॉक में क्या होता है, क्लॉक पल्सेस के फॉर्म में आते हैं, तो कोने कोने से राइज अप हुआ तो उसे एज ट्रिगरिंग बोलते हैं, और एकदम 1 और एकदम 0 हुआ तो उसको लेवल ट्रिगरिंग बोलते हैं। हम आगे जाके इसको पर देखते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ लेवल ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग, हाई लेवल मतलब पॉजिटिव ट्रिगरिंग, इसका दूसरा नाम पॉजिटिव ट्रिगरिंग भी है। लो लेवल मतलब नेगेटिव ट्रिगरिंग। पॉजिटिव ट्रिगरिंग मतलब वैल्यू यदि 1 है तो उसे पॉजिटिव ट्रिगरिंग, हाई लेवल ट्रिगरिंग बोलते हैं। वैल्यू यदि 0 है तो उसको नेगेटिव ट्रिगरिंग, लो लेवल ट्रिगरिंग बोलते हैं। अब इस क्लॉक पल्स को शो कैसे करेंगे, तो क्लॉक में यदि सिंपल लाइन है तो ये देख के हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग है, और नीचे में लाइन के साथ बबल है तो ये हो गया आपका नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। तो क्वेश्चन ही दिया रहेगा कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग है तो सिंगल लाइन खींच देना, नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग है तो लाइन खींच के एक बबल बना देना, तो वो नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग हो
जाएगी। नेक्स्ट आता है एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग आप देख सकते हैं, हम कोने से स्टार्ट करते हैं, कोने से कोना, 0 से 1 ये कंडीशन पर क्लॉक एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ 1 से 0 एक कंडीशन पे क्लॉक एक्टिवेट, तो इसको बोलते हैं ऊपर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, नीचे वाले को बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग के लिए हमको करना क्या है, लाइन के साथ अंदर एक आपको ट्रायंगल जैसा बनाना है। यदि इस तरीके से ऊपर वाले से हो रहा है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, और नीचे लाइन के साथ बबल, ये बबल को आप ट्रायंगल के अंदर भी बबल बना दोगे तो भी वो कहलाएगा नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो, या फिर एक लाइन खींच दो और ट्रायंगल के अंदर बबल बना दो तो वो भी आ जाएगा नेगेटिव एज ट्रिगरिंग जैसा ही। अब आता है कन्वर्शन। कन्वर्शन मतलब एक फ्लिप फ्लॉप दिया है और बोल रहा है दूसरा फ्लिप फ्लॉप आप कन्वर्शन, मतलब मैं एसआर को जेके में कन्वर्ट करना है, मेरे पास जेके है और इसको मुझे एसआर जैसा बनाना है। तो हाउ यू कैन मेक इट एसआर फ्लिप फ्लॉप टू जेके फ्लिप फ्लॉप, आपको एसआर को जेके में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एसआर फ्लिप फ्लॉप को जेके में करना है तो आप क्या करते हैं, जो आपके पास है उसको एसआर को कन्वर्ट टू जेके, तो आपने जेके फ्लिप फ्लॉप का टेबल लिया और एसआर फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन किया, तो आप कैरेक्टरिस्टिक और एक्साइटेशन को मिक्स करके उसका कन्वर्शन कर सकते हैं। तो जेके इनपुट में दिया और एसआर को एक्साइट किया, तभी इसमें क्रॉस क्रॉस वर्ड आया, मतलब मैंने एक्सआर को एक्साइट करके जेके जैसा बनाया। मेरे पास एसआर फ्लिप फ्लॉप ही है बट अब उस एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक्साइटेशन देके मैं उसको जेके जैसा बनाऊंगी। तो जेके जैसा बनाऊंगी मतलब मेरे को कैरेक्टरिस्टिक टेबल किसका चाहिए, जेके का, और किसको बदलना है, एसआर को बदलना है, तो उसका क्या चाहिए, एक्साइटेशन टेबल। तो पहला स्टेप ऐसा हो कि आप दोनों का क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक टेबल मैंने आपको बोला है कि आपको याद रखना, तो वो तो आप लैब में कर रहे हो इतना, तो जेके एंड एसआर का आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल आराम से आता है। आपको कहां से कहां बनाना है ये मत सोच के, जो दो फ्लिप फ्लॉप दिया वो दोनों फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख लीजिए, उसके बाद एक्साइटेशन टेबल तो सिर्फ आपको एक ही का चाहिए। किसका चाहिए, आपके पास कौन सा फ्लिप फ्लॉप है उसी को एक्साइट करना है। आपके पास एसआर है जिसको आपको जेके जैसा बनाना है, तभी यही तो काम करना है, कन्वर्शन ऑफ एसआर टू जेके। मतलब आपके पास अवेलेबल एसआर फ्लिप फ्लॉप है और इसको बनाना कैसा है, जेके जैसा। तो एसआर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, जेके जैसा होना चाहिए। तो आप इनिशियली दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए और जो आपके पास है उसका आप एक्साइटेशन टेबल बनाइए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से। उसके बाद जो आपको बनाना है, जैसे कि ये जो टेबल दिख रहा है, जो बनाना है उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखिए, रखिए और उसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देख देख के एसआर का एक्साइटेशन कंसेप्ट करिए। तो अब आप देख सकते हैं आपने जेके का कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लिया, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल जेके का है। अब 0 0 है तो एसआर 0 0 में कैसा काम करता है आपको एक्साइटेशन टेबल देख के मिल जाएगा। यदि Q और QP(n+1) की वैल्यू 0 है तो इस कंडीशन पर S और R कैसा काम कर रहा है, ये तो आपने अभी SR का एक्साइटेशन टेबल बना के रखा है, आपको बस वैल्यू यहाँ पर लिखते जानी है। तो बार बार जो जैसे 0 0 आया तो 0 लिखना, 1 1 आया तो वैसा लिखना, फिर 0 0 आ गया फिर वही लिखना, बस आपको एक्साइटेशन टेबल को देख देख के वैल्यूज को फीड करनी। तो आपको S का पूरा एक वैल्यू मिल गया और R का वैल्यू मिल गया। अब R और S कन्वर्शन आपको इन दोनों के बीच में कनेक्शन करना है। तो आपने क्या किया, जो दिया हुआ है ये इनपुट्स दी हुई हैं J K Q P, आपने इनपुट के हिसाब से K मैप, आपको ये K मैप निकालना है। K मैप क्यों निकालना है, जिससे आपको S और J के बीच में रिलेशन मिले। तो हमने K मैप में क्या करते हैं, हमेशा 1 को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो जहां 1 1 है हमने ये मैं S की वाली, ये K मैप S के लिए है और ये K मैप R के लिए। तो S का 1 कब है, जब J 1 है, K 0 है और QP क्या है, 0 है, मतलब 1 0 0 1 0 0 मतलब 4, तो 4 पर 1 है। और फिर S1 कब है, 1 1 0 1 1 0 मतलब 6 पर 1 है, तो बाकी जगह पर 1 है ही नहीं, तो जो जैसा है वैसा लगाया। अब ये 1 1 है तो हमने इनकी पेयरिंग कर दी,
तो पेयरिंग करी तो इस कंडीशन पर J नहीं बदल रहा है तो J आएगा, और K 0 है और K 1 है मतलब K बदल रहा है। QP 0 है और QP 0 मतलब QP नहीं बदल रहा, 0 है मतलब QP बार हो गया। तो इस सम का एक्सप्रेशन क्या आ गया, J QP बार, मतलब J आप देख सकते हैं J और ये QP बार के बीच में आपने क्या लगा दिया, एंड गेट। तो ये किसको देंगे आप, S को। अब R के लिए R का ट्रुथ टेबल लिखिए। अब R1 कब आ रहा है, 0 1 1, 0 1 1 मतलब 3 में R आ गया। फिर R कब 1 आ रहा है, 1 1 1 मतलब 7 में R लिखा, 1 लिखा। अब पेयर किया, जब आपने इसको पेयर किया तो J 0 और 1 मतलब बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है, K और QP, और 1 1 है मतलब K इंटू QP। तो K और ये रहा आपने QP की वैल्यू लाई, इंटू मतलब एंड गेट लगाया और उसको किसको दे दिया, R से। मतलब K मैप की मदद से आप पहले कैरेक्टरिस्टिक एक्साइटेशन टेबल बना लेंगे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको SR टू JK बनाना, मतलब आपके पास SR है तो जो टेबल, जो फ्लिप फ्लॉप आपके पास होता है, आपको उसका एक्साइटेशन टेबल को ध्यान में रखना है। तो एक्साइटेशन टेबल यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप उस फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख लीजिए और उसी समय उसका एक्साइटेशन टेबल आप बना लीजिए। लेकिन जिसको SR को JK में बदलना है तो JK चाहिए हमें, तो JK का तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल ही, मतलब जो आपको चाहिए उसका आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल लेना है, और जिसे आपको बदलना है उसका आपको एक्साइटेशन टेबल लेना है। तो आप एक्साइटेशन टेबल याद ना हो तो सबसे पहले दोनों फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख लीजिए। अब जिसको बदलना है उसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल निकाल लीजिए, और जो बनाना है उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल और जिसको बदलना है उसका एक्साइटेशन टेबल को साथ में रखिए। मतलब उस JK के कैरेक्टरिस्टिक टेबल को रखिए और उस कैरेक्टरिस्टिक टेबल पर J और K को ध्यान मत दीजिए, सिर्फ Q और QP को, QN या QN प्लस को ध्यान दीजिए। उसकी वैल्यू 0 0 है तो एक्साइटेशन टेबल में ये 0 0 है तो क्या हो रहा है वह लिखते जाइए। सिंपल कॉपी पेस्ट ऊपर से आपको एक्साइटेशन टेबल से करना है। एक बार आपका पूरा टेबल तैयार हो जाएगा तो आपने जो नया यहाँ पे हमने किसको निकाला, S और R को निकाला, उस S और R की मैपिंग करिए और आप उसके हिसाब से कनेक्शन कर दीजिए। मैंने एक और एग्जांपल लिया है JK को SR में बदलने के लिए। तो आपके पास एक्चुअल में क्या है, JK है, इसको आप किसे बदल रहे हैं, SR में। तो जो है उसका आपको एक्साइटेशन टेबल चाहिए और जिसमें आप बदल रहे हैं उसका आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल चाहिए। तो मुझे SR में बदलना है तो ये मैंने SR का देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख दिया, और मेरे को इसको किस में बदलना है, JK में। तो इसका एक्साइटेशन टेबल कैसे होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाइए और उससे उसका एक्साइटेशन टेबल बनाइए, या फिर आपको यदि एक्साइटेशन टेबल याद है तो आप उससे भी तुरंत कर सकते हैं, नहीं तो JK का भी कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख लीजिए, SR का भी कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखिए। JK के कैरेक्टरिस्टिक टेबल से उसका एक्साइटेशन टेबल ऑन द स्पॉट निकाल लीजिए। एक बार आपको JK का एक्साइटेशन टेबल मिल गया उसके बाद आप ये कॉमन ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। कॉमन ट्रुथ टेबल में पहले SR का कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखिए और उस कैरेक्टरिस्टिक टेबल में सिर्फ QP और QP1P+1 की वैल्यूज को देखिए। यदि ये 0 0 है तो JK के एक्साइटेशन टेबल पर जब ये वैल्यू 0 थी तो J और K कैसे काम कर रहा है वो यहाँ पर लाके आपको दिखना है और कुछ नहीं करना है। तो अब जब इनवैलिड है तो ये काम ही नहीं आएगा, तो भी ये भी JK भी इनवैलिड है, इनवैलिड में कुछ है ही नहीं तो वहां भी कुछ नहीं आने वाला, तो वो पोर्शन छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ सेकंड डोंट केयर लिख देना है। अब आपकी बात आती है कि अब आप J के जो वैल्यूज आ रही है तो J आप पूरे टेबल में एक बार आपका 1 है और बहुत बार क्रॉस है, तो जितने बार क्रॉस 1 है सब शो कर दिया तो मुझे 1 को ही पेयर करना है। तो 1 को पेयर करने के लिए मैं डोंट केयर कंसेप्ट ले सकती हूँ। पिछले केस में मुझे क्रॉस की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि 1 अपने आप पेयर हो रहा था, तो जब पेयर हो रहा है तो मुझे क्रॉस नहीं लेना है। लेकिन अब यहाँ पर खाली एक 1 है तो मैं पेयर को इसके
क्रॉस को इसके साथ जोड़ सकती हूँ। तो मैंने क्रॉस को जब जोड़ा तो मैं देख सकती हूँ कि इस 1 के साथ ये 4 क्रॉस एक साथ आ रहे हैं, मतलब मैं 4 का पेयर बना सकती हूँ। तो सिंपल मैंने 4 का पेयर बनाया, तो इस कंडीशन पे ये पूरा चीज नेग्लेक्ट हो गया और j की वैल्यू किसके बराबर हो गई, s की। अब मैंने k का क्वेश्चन लिया तो k भी एक ही बार 1 आया और बाकी जगह पर जहां 0 क्रॉस जैसा जैसा है मैंने बस ऐसा पुट करते गया। तो एक बार 1 आने के कारण क्या हुआ, अगेन उस 1 को पेयर करना था तो 0 के साथ तो मैं पेयर नहीं कर सकती, पर क्रॉस के साथ डोंट केयर कंसेप्ट यूज कर पेयर किया तो मेरे को k की वैल्यू क्या आ गई, r। मतलब सिंपल j को s से जोड़ दो, k को r से जोड़ लो, तो ये क्या बन गया, है तो मेरा jk फ्लिप फ्लॉप, पर ये काम कैसा करेगा, मेरे SR फ्लिप फ्लॉप जैसा काम करेगा। कन्वर्शन ऑफ JK टू SR, ठीक। इन दिस वे यू कैन डू द कन्वर्शन। एक और कन्वर्शन मैंने लिया SR टू D, मतलब SR फ्लिप फ्लॉप को D फ्लिप फ्लॉप में बदलना है। तो D फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख लो, SR फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख लो, क्योंकि आपको SR को बदलना है तो SR का एक्साइटेशन टेबल भी चाहिए। आप SR का एक्साइटेशन टेबल के कैरेक्टरिस्टिक टेबल से निकाल लो और उसके बाद D का कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देख के, D के कैरेक्टरिस्टिक टेबल में सिर्फ किसको ध्यान देना है, QP और QP1 प्लस 1 की वैल्यू को देखना है। जब ये 0 0 है तो एक्साइटेशन टेबल पे भी QP और QP1 वैल्यू होगी, वो भी वहां 0 0 है, तब S और R कैसा काम कर रहा है बस उसको यहाँ पे नोट डाउन करना है। जैसे आप नोट डाउन कर लेते हैं S वाले पूरे कॉलम के लिए, अब यहाँ पर S की तो सिर्फ 4 वैल्यू है तो 4 ग्रिड का K मैप बन गया, R की भी 4 वैल्यू है तो 4 ग्रिड का K मैप बन गया। और आपको बस अब क्या करना है, पेयर करना है और कुछ नहीं करना है। तो हम जब इसकी पेयरिंग कर रहे हैं, समवॉट इन मिगर, इसमें थोड़ा सा गलती है, ये 1 की वैल्यू पर जो है 0 नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली 1 की जगह पर 1 आएगा। ये 1 बॉक्स पर यहाँ पर 0 लिखा है और इसने पेयरिंग कर दी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 बॉक्स पर यहाँ पर 1 आएगा, इसी कारण ये इसके साथ पेयर होगा, क्योंकि x 0 के साथ पेयर नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम पॉज का कंसेप्ट लेते ही नहीं है, सब कोई कंसेप्ट में चलता है, वहाँ मिस प्रिंटिंग है, वहाँ 0 की जगह पर 1 होना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पर भी s एक ही, s के कॉलम में s एक बार आया, तो कहाँ पर आया, ये वैल्यू आपकी 0 1 पर आई है, 0 1 मतलब 2 पर आई है, तो 2 आपने पुटअप कर दिया, 1 0 पर आई है मतलब 2 पर आई है, तो 2 आपने पुटअप कर दिया। अब 2 आपका पुटअप हो गया, क्योंकि आपको d की वैल्यू को लेनी पड़ेगी, तो d और q की वैल्यू को लेके, q और प्लस को हम नहीं ले सकते मैपिंग में, वो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ना, तो उसको हम मैपिंग में नहीं दिखाते, हम qp तक दिखाते हैं। तो d और qp 2 इनपुट था, तो आपका 1 0 है मतलब 2 हो गया। अब आपका 0 1 मतलब 1, तो 1 पर आपकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपने पेयर किया तो s की वैल्यू d आ गई और r की वैल्यू d बार आ गई। तो आप देख सकते हैं आपने सिर्फ एक इनपुट d दी, ये मैंने क्लास में कराया है, d डायरेक्ट s से कनेक्ट हो गई और r के लिए हमने नॉट लगा के कनेक्ट कर दिया, मतलब मेरे पास SR फ्लिप फ्लॉप है, पर ये थोड़े चेंजेस करने से मैंने इस SR फ्लिप फ्लॉप को D फ्लिप फ्लॉप में बदल दिया, ठीक। सो दीज आर द कन्वर्शंस। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, काउंटर्स। नाउ व्हाट काउंटर्स कम, काउंटर्स आता है काउंट करना, उसी को बोलते हैं काउंटर्स, कि आप किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो हम असेंडिंग ऑर्डर काउंट करते हैं, मतलब 1 2 3 4, तो इसको अप काउंट बोल रहे हैं। 3 2 1 0, तो इसको बोल रहे हैं डाउन काउंट। तो अप काउंट हो सकता है, डाउन काउंट हो सकता है, लेकिन काउंट जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, सिंक्रोनस काउंट होता है और असिंक्रोनस काउंट होता है। तो व्हाट इज सिंक्रोनस एंड व्हाट इज असिंक्रोनस काउंट। असिंक्रोनस काउंट वो काउंटर्स वो होते हैं जिनमें आप क्लॉक पल्स तो देते हैं, लेकिन आपके सारे फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट नहीं होते हैं, आप सिर्फ पहले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स देते हैं, वो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है दूसरे फ्लिप फ्लॉप को ऑन करने का। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो पहला क्लॉक पल्स आपने दिया वो पहले फ्लिप फ्लॉप को दिया, उस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स से जुड़ा रहता है। मतलब आप एक ही क्लॉक पल्स देते हैं पहले वाले को और फिर आपको एक्टिवेशन के लिए वेट करना पड़ता है, क्योंकि यदि पहले ही फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स देके पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट यदि 1 आ गया तो दूसरा फ्लिप फ्लॉप तो काम करेगा, क्योंकि 1 आया मतलब क्लॉक पल्स पे जाएगा, लेकिन उसका वैल्यू यदि 0 आ गया
तो सामने वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में क्या गया 0, तो वो क्लॉक फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं करेगा। दैट मीन्स हमारी वैल्यूज आगे बढ़ने वाली ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं असिंक्रोनस मोड। सिंक्रोनस मोड मतलब मैं सारे फ्लिप फ्लॉप एक ही क्लॉक पल्स से जुड़े हैं। मतलब मैंने एक बार 1 दिया तो मेरा सारा फ्लिप फ्लॉप ऑन हो गया, मैंने एक बार 0 दिया तो मेरा सारा फ्लिप फ्लॉप ऑफ हो गया, मतलब मेरे कंट्रोल पर है, हमारे कंट्रोल पे। तो इसको कहते हैं हम सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप। दूसरा दोनों के बीच में कंपैरिजन ये है, असिंक्रोनस में हमें एक सीक्वेंस में चलना पड़ता है। 0 के बाद हमारा 1 स्टेज आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, सो ऑन। उल्टा हो सकता है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के प्लस 1, सो ऑन। पर सिंक्रोनस में हो सकता है मैं 0 के बाद डायरेक्ट 2 पे जंप कर दूं, 2 के बाद वापस 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 3, मतलब कुछ सिमेट्री नहीं है। हम कैसे भी जाके जा सकते हैं, जैसा हमारे लिए बेनिफिट रहा हम उस तरीके से वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप कर सकते हैं। तो ये सिंक्रोनस की बेनिफिट्स हो गई। लेकिन इस तरीके से यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट मतलब आप रैंडमली कहीं भी जा सकते हैं, तो डेफिनेटली जो सर्किट बनेगी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनेगी। तो सिंक्रोनस काउंटर की जो सर्किट होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और असिंक्रोनस काउंटर एक ही रास्ते पर चलता है, तो उसकी जो सर्किटरी होती है वो सिंपल होती है। अब सिंक्रोनस काउंटर की सर्किट कॉम्प्लेक्स हुई तो वो कॉस्टलियर हो गया, और असिंक्रोनस काउंटर की सर्किट सिंपल हुई तो वो चीपर हो गया एज कंपेयर टू सिंक्रोनस। सिंक्रोनस काउंटर का ऑप्शन कोई भी स्टेट में जाने से क्या हुआ, इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो फास्टर हो गया। लेकिन असिंक्रोनस का क्या है, एक ही ढर्रे में चलना है, तो वर्किंग प्रोसेस जो होता है वो स्लोअर हो जाता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन असिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर्स। अब कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। असिंक्रोनस काउंटर्स के तो ज्यादा एप्लीकेशंस होते नहीं क्योंकि सिंक्रोनस चलते हैं। सिंक्रोनस काउंटर्स के एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन है रिंग काउंटर। रिंग काउंटर नाम समझ में आ रहा है, ये एक रिंग है, और आप फिगर में देख सकते हैं 4 बिट रिंग काउंटर मैंने शो किया, मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप लगाए हैं। कैसा फ्लिप फ्लॉप लगाया है मैंने यहाँ पे, पहला F0 है, फिर F1 है, F2 है, F3 है। तो F3 का जो भी F1 का F0 का आउटपुट F1 को जाएगा, F1 का F2 को जाएगा, F2 का F3 को जाएगा, और F3 का वापस घूम के किसको आ रहा है F0 को। मतलब प्रोसेस इज गोइंग ऑन, तो इसको कहते हैं रिंग प्रोसेस। इसके लिए एक एग्जांपल दिया है। सपोज मैंने वैल्यू में 0 से स्टार्ट मत करिए, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी कि बिट चल कैसे रही है, काउंटर काम कैसे कर रहा है। तो आई एम टेकिंग द वैल्यू 0001, ये मेरा पहला वैल्यू है। अभी मैंने 0 मतलब मैंने कोई क्लॉक पल्स नहीं दिया, ठीक। नेक्स्ट जैसे ही मैंने क्लॉक पल्स दिया तो मेरी Q0 की वैल्यू किस में चली जाएगी, Q0 मतलब फ्लिप फ्लॉप नॉट की, FF0 की आउटपुट Q0 वो कहाँ चली जाएगी FF1 के इनपुट में। और D क्या करता है, जो आ रहा वो आउटपुट में देता है और कुछ नहीं करता है, मतलब वो वैल्यू डायरेक्ट Q1 में चली जाएगी। तो Q0 की वैल्यू कहाँ पे शिफ्ट हो गई, Q1 पर। Q1 की वैल्यू पहले क्या थी 0, वो कहाँ पर शिफ्ट हो गई Q2 पर। Q2 की वैल्यू 0 थी, वो कहाँ पर शिफ्ट हो गई Q3 की। Q3 की वैल्यू 0 थी, वो घूम के कहाँ पर शिफ्ट हो गई Q0 पर। ये पहले क्लॉक पल्स देने से ये कंडीशन आ गया। फिर हमने दोबारा क्लॉक पल्स दिया, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अब Q1 1 था, फिर क्लॉक पल्स दिया तो ये Q1 शिफ्ट हो जाएगा Q2 में। अब Q2 की वैल्यू 1 हो गई, Q2 पहले 0 था, वो शिफ्ट हो जाएगा Q3 में। Q3 0 था, वो शिफ्ट हो जाएगा Q0 में। Q0 पहले 0 था, वो शिफ्ट हो गया Q1 में। साइकिल चेंज हो गई। ये क्लॉक 2 के सिंस। फिर हमने क्लॉक 3 दिया, तो Q2 में 1 था इससे पहले, वो शिफ्ट होके Q3 में आ गया। Q3 में 0 था, वह शिफ्ट होके Q0 में चला गया। Q0 का 0 Q1 में आ गया, और Q1 का 0 Q2 में आ गया। मतलब ऑप्शन हो गया 1 0 0 0। अब 3 के बाद जैसे ही हम दोबारा क्लॉक पल्स देंगे, वापस हमारा कंडीशन कहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये 1 की वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो जाएगी Q0 पर। Q0 की वैल्यू 0 थी, वो Q1 में। Q1 की वैल्यू 0 थी, वो Q2 में। Q2 की वैल्यू 0 थी, वो Q3 में। मतलब जस्ट 4 क्लॉक पल्स पे मैं वापस 0 1 2 3, और जैसे ही 4th दबाया मैं वापस किस कंडीशन पे आ गई जहां मैंने चालू किया था। तो इसको क्या मतलब है कि 4 बिट है,
तो 4 क्लॉक पल्स लगे। रिंग काउंटर मतलब जितने बिट उतने क्लॉक पल्स लगेंगे आपको घूमने के लिए, तो इसको कहते हैं हम रिंग काउंटर। नेक्स्ट इज जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर मतलब ट्विस्टेड काउंटर। तो व्हाट इज हैपनिंग, यदि आप पुराने फिगर को रेफर करें तो ये फिगर में थोड़ा सा चेंज है। पुराने फिगर में जो Q0 आउटपुट था वो उसके नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड था, Q1 आउटपुट उसके नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप से, Q2 आउटपुट उसके नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप से, और Q3 जो था वो वापस जाके FF0 वाले फ्लिप फ्लॉप से जुड़ा था। लेकिन यहाँ पर यही चेंज हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, Q3 का जो ऑपोजिट पोर्शन है, क्योंकि हर फ्लिप फ्लॉप के दो आउटपुट आते हैं, एक सेम और एक उसका इन्वर्टेड, तो Q बार जो है, Q बार 3 वाला जो आउटपुट है वो जाके D से जुड़ गया, तो ये हमने ट्विस्ट कर दिया। तो ये ट्विस्ट करने से पॉजिटिव पार्ट क्या हो रहा है कि हमको प्रोसेस करने में टाइम मिल रहा है। पिछली बार क्या था, 4 क्लॉक पल्स, 4 आप बिट दे रहे हैं तो 4 क्लॉक पल्स मिलेगा, जहां चालू किया वहां से वापस आने में। 4 बिट दे रहे हैं मतलब आपके पास 16 क्लॉक पल्स का ऑप्शन है, बट आप रिंग काउंटर में सिर्फ 4 क्लॉक पल्स यूज कर रहे हैं, बाकी आपके 12 क्लॉक, 16 में से 4 यूज कर रहे हैं, मतलब 12 क्लॉक पल्स वेस्ट हो रहे हैं, वो कोई यूज ही नहीं हो रहे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ऑपरेशन फास्ट जरूर हो रहा है पर सडनली कम चीज के लिए वर्क कर रहे हैं। हम ज्यादा के लिए ऑप्शन पे जा रहे हैं, तो जितना बिट लगाएंगे उतना ज्यादा क्लॉक पल्स लगेगा। तो उससे बेटर है कि जो ट्विस्टेड में क्या होता है, बिट वही है, हमारा जो क्लॉक पल्स वेस्ट हो रहा था वो हम रीयूज कर सकते हैं। दूसरा क्या था, रिंग काउंटर में हमने क्या बोला, वी कैन नॉट शो 0 0, वी कैन नॉट शो 1 1, क्योंकि उसमें वो चेंजेस दिखते नहीं है। पर जॉनसन में ये ड्रॉबैक नहीं है, हम 0 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द एग्जांपल 0 0 0। अब आप सोच रहे हैं, अब मैंने आपको दो सबकी वैल्यू 0 पुट की, अब इस कंडीशन पर मैंने क्लॉक पल्स जस्ट दिया, आया, सब सेटअप हो गया, अभी मेरा स्टेट 0 हो गया, मतलब अभी मैंने अभी इसको सेट करने के लिए एक पॉज लगा दिया। अब जैसे ही मैंने क्लॉक पल्स दिया तो ये सारा चीज सेटअप हो गया। अब फिर जैसे ही मैंने नेक्स्ट क्लॉक पल्स दिया तो वैल्यू क्या कर रहे हैं, पिछले केस में क्या था कि हमारा जो भी वैल्यू Q0 का था वो Q3 में जाके एज इट इज ऐड हो जा रहा था। Q3 का वैल्यू मतलब Q0 जैसा बन जा रहा था। यहाँ होगा क्या, Q3 का वैल्यू 0 है, तो ये क्या कर रहा है, अभी मैं 0 केस में देख रही हूँ, Q3 का वैल्यू 0 है, तो जैसे ही मैंने स्टेट 1 आया, स्टेट 1 मतलब नेक्स्ट क्लॉक पल्स दिया, तो Q3 को उठ के Q1 में आना है, पर वो इन्वर्टेड होके आएगा, मतलब 0 है तो वो क्या बन के आया, 1 बन के आया। तो Q0 1 बन गया, Q0 की वैल्यू 0 Q1 में आ गई, Q1 की वैल्यू 0 Q2 में आ गई, Q2 की वैल्यू 0 Q3 में आ गई। अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स दिया तो अगेन Q3 में जो 0 है वो फिर इन्वर्टेड होके किस में आ जाएगा, Q0 में, और Q0 का जो 1 है वो Q1 में शिफ्ट हो जाएगा, Q1 का 0 Q2 में, Q2 का 0 Q3 में। इन दिस वे अगेन विल टेक द क्लॉक पल्स, तो जो Q3 का 0 है वो फिर इन्वर्टेड होके Q1 में आ गया, Q1 का 1 Q0 का 1 Q1 में आ गया, Q1 का 1 Q2 में आ गया, और Q2 का 0 Q3 में आ गया। फिर एक क्लॉक पल्स दिया तो ये Q3 का 0 फिर इन्वर्टेड होके Q0 में आया, Q0 का 1 Q1 में गया, Q1 का 1 Q2 में आया, Q2 का 1 Q3 में आया, ठीक, चारों 1 1 हो गए। अगेन क्लॉक पल्स दिया तो Q3 का 1 0 बन के Q0 में आया, Q1 का 1 Q0 का 1 Q1 में आया, Q1 का 1 Q2 में, Q2 का 1 Q3 में। अगेन क्लॉक पल्स दिया तो ये Q3 का 1 फिर 0 होकर Q0 में आया, इनिशियली Q0 का 0 था वो 1 में शिफ्ट हो, Q1 में शिफ्ट हो गया, Q1 का 1 Q2 में शिफ्ट हुआ, Q2 का 1 Q3 में शिफ्ट हुआ। अगेन क्लॉक पल्स दिया तो ये Q3 का 1 0 बनकर Q0 में आया, Q0 का इनिशियली 0 Q1 में शिफ्ट हुआ, Q1 का 0 Q2 में शिफ्ट हुआ, Q2 का 1 Q3 में शिफ्ट हुआ। अगेन क्लॉक पल्स दिया तो Q1 का 1 अगेन शिफ्ट होके Q0 में 0 में आया, Q0 का 0 Q1 में, Q1 का 0 Q2 में, Q2 का 0 Q3, मतलब अगेन 8 क्लॉक पल्स के बाद मेरा वापस सेम पोजीशन आ गया। दैट मीन्स जॉनसन्स काउंटर में रिंग काउंटर से जस्ट डबल, रिंग काउंटर में जहां 4 क्लॉक पल्स लग रहे थे, जॉनसन काउंटर में यदि 4 बिट के लिए बना रहे हो तो डबल 8 क्लॉक पल्स बनेंगे, 3 बिट के लिए बना रहे हो तो 6 क्लॉक पल्स लगेंगे।
5 बिट के लिए बना रहे हो तो 10 क्लॉक पल्स लगेगी। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द क्लॉक पल्स एंड द वर्किंग प्रोसेस सेम, वो 1 बाय 1 बिट चेंज होता है, प्रोसेस वही है, बट आप इस तरीके से क्लॉक पल्स को काउंट कर सकते हैं। काउंटर का काम है क्लॉक पल्स को काउंट करना, ठीक। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज शिफ्ट रजिस्टर्स। अभी जो काउंटर्स पढ़ा, फ्लिप फ्लॉप के लिए काउंटर्स क्या होता है, काउंटर का एप्लीकेशन कहाँ होता है, शिफ्ट रजिस्टर्स में। ये उन काउंटर्स के कंसेप्ट पर काम करता है। नाम समझ में आ रहा है, शिफ्ट रजिस्टर्स। अब डायरेक्शन या तो लेफ्ट शिफ्ट हो सकती है या तो राइट शिफ्ट हो सकती है। तो आप लेफ्ट भी जा सकते हैं, आप राइट भी जा सकते हैं। यदि आप एमएसबी से एलएसबी जा रहे हैं तो यू आर शिफ्टिंग टू दिस राइट लेफ्ट पोर्शन। एलएसबी से एमएसबी जा रहे हैं तो आप राइट पोर्शन पे शिफ्ट हो रहे हैं। सो यू कैन शिफ्ट सीरियल ऑल्सो, यू कैन सीरियली भी शिफ्ट हो सकते हैं, आप पैरेलली भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो शिफ्ट रजिस्टर्स के इस कंडीशन के कारण, सीरियली और पैरेलली के कारण, टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर कम इनटू एग्जिस्टेंस। 4 टाइप के शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं, हम वन बाय वन एक एक पढ़ते हैं। पहला होता है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, दूसरा होता है सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, देन थर्ड होता है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, और फोर्थ होता है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। सो टेक फर्स्ट वन, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। तो ये इसका डायग्राम है। हम सीरियली इनपुट डाटा, हम 4 बिट का मैं आपको शिफ्ट रजिस्टर्स दिखा रही हूँ, और कोई भी आप काउंटर्स बना लो शिफ्ट रजिस्टर, आप डी फ्लिप फ्लॉप ही यूज करते हैं, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसमें जैसा इनपुट देंगे आपको वैसा ही आउटपुट मिलेगा। तो हमने ये देखिए 4 फ्लिप फ्लॉप लगा दिए, डी फ्लिप फ्लॉप। सब में हमने क्लॉक का पल्स देखें तो सिंक्रोनस क्लॉक पल्स लगा दिया है, सिंक्रोनस क्लॉक पल्स लगाया, और सारे एज वाले पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पर हैं। हम पहले FF0 पर इनपुट देते हैं, उसका आउटपुट FF1 से कनेक्टेड है, FM का आउटपुट FF2 से, FF2 का आउटपुट FF3 से, और FF3 से आप आउटपुट लेते हैं। तो ये होता है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। इन दिस वे इफ यू डू द शिफ्टिंग, तो ये कहते हैं सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्टिंग हो रहा है। नेक्स्ट है आपका सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। आप देख सकते हैं सेम फिगर है बट इनपुट आउटपुट का कनेक्शन चेंज हो रहा है। हमने इनपुट सीरियल दिया, इस फ्लिप फ्लॉप का आप इनपुट जो है Q जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप में इनपुट भी हो रहा है, और ऑन द टाइम आप उससे आउटपुट भी ले सकते हो। सिमिलरली अगेन फ्लिप फ्लॉप 1 से जो आउटपुट है वो फ्लिप फ्लॉप 2 पे इनपुट भी हो रहा है, और आप उसी समय पर आपका आउटपुट ले सकते हो। मतलब सीरियल इनपुट देख के सीरियल पैरेलल आउटपुट आप तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। आप इनपुट पैरेलल दे रहे हैं, और इनपुट यू आर गिविंग पैरेलल एंड आउटपुट यू आर टेकिंग सीरियली। सीरियली आउटपुट कैसे ले रहे हैं, आप पैरेलल ऊपर के किसी सोर्स से आप इनपुट कर रहे हैं, और जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आ रहा है वो सीरियली किस में दे रहे हैं, वापस आउटपुट सीरियली दूसरे फ्लिप फ्लॉप में दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। सो इसमें हम डी फ्लिप फ्लॉप और एंड गेट्स का थोड़ा कंसेप्ट लेते हैं, क्योंकि आपको सीरियल आउटपुट भी करना है, मतलब पहला फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट सीरियल आए और दूसरे फ्लिप फ्लॉप का इनपुट पैरेलल आए, तो आप एंड गेट की मदद से इस ड्यूरेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शिफ्ट रजिस्टर है वो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, इसको हम बफर रजिस्टर भी होते हैं, स्टोरेज रजिस्टर भी कहते हैं। इसमें आप इनपुट पैरेलल देते हैं और आउटपुट भी पैरेलल, मतलब हर कोई फ्लिप फ्लॉप किसी से खाली क्लॉकवाइज कनेक्टेड है, अदरवाइज किसी का फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट किसी फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट नहीं बनता। हर फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग इनपुट देते हैं और हर फ्लिप फ्लॉप से अलग अलग आउटपुट देते हैं, इसी को बोलते हैं बफर। हमारे पास स्टोरेज ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि देना लेना मतलब ऑप्शन ज्यादा है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स कि जिसको हम स्टोरेज के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। Thank you. By this, your chapter number 3 explanation part is completed. Thank you.